क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 5 समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहा जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ना कि समांतर श्रेणी है क्या, कैसे लिखा रहेगा तो उसको समांतर श्रेणी में समझेंगे, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, यानी कि जो पहले होगा ना, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं पहला पद है ना, इसके अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम जैसे कुछ लिख देते हैं 2 4 6 8, तो 2 के बाद 4 आया तो उसमें निश्चित संख्या कुछ जोड़ा गया होगा ना, जैसे 2 जोड़ा गया। फिर 4 के बाद 6 आया तो उसमें भी कोई संख्या जोड़ा गया होगा ना, तो 2 जोड़ा गया। तो 6 के बाद 8 आया, 8 में भी कुछ जोड़ा गया होगा ना, जिसमें 6 में भी कुछ जोड़ा होगा जिसमें कि 8 है, तो 2 जोड़ा गया होगा। तो एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त श्रृंखला हो जाता है ना। उसी श्रृंखला को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं, है ना। जैसे देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, है ना। तो 1 2 3 4 क्या है? ये एपी में है। अब कैसे एपी में है? तो देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो 1 में 1 जोड़ा गया तो 2 हुआ। फिर ये 2 है ना, इस 2 में फिर 1 जोड़ा गया तो ये 3 हुआ। फिर ये 3 है, इसमें जोड़ा गया 1 तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये सब क्या होगा कि ये प्रथम पद जो है यहाँ पे लिखा गया था, प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, इसमें सब इससे शुरू किया गया, इसको छोड़कर इसमें 1 जोड़ा गया तो ये प्राप्त हुआ। फिर इसमें 1 जोड़ा गया तो ये प्राप्त हुआ। तो 1 2 3 4 ये निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त एक क्रम बना, इसको क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। सेम उसी प्रकार से नीचे देखते हैं, ये प्रथम पद हो गया ना, तो इस 2 है, इसमें प्लस कितना किए 2, तो ये कितना हो गया 4। फिर ये प्लस कितना किए 2, तो ये कितना हो गया 4। फिर प्लस कितना, तो ये हो गया कितना, ये 6 था, ये कितना 8। तो इसमें भी क्या हुआ? एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हुआ। तो जब निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हुआ तो ये क्या कहलाया? समांतर श्रेणी कहलाया। अब इस समांतर श्रेणी जान गए ना, अब हम लोग इसके बाद जानेंगे पद। जैसे यहाँ पे लिख दिया प्रत्येक पद, तो अब जानेंगे ना कि ये पद क्या है। ठीक है, तो पद के बारे में जानते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्म। सूची की प्रत्येक संख्या पद कहलाती है ना। जो श्रृंखला हम लोग बनाते हैं, ऊपर अभी देखें कि 1 2 3 4 उदाहरण में था, 2 4 6 8 था, है ना। तो ये बना ना, तो इसका प्रत्येक संख्या क्या कहलाया? पद कहलाया। जैसे ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है ना। जैसे अभी ऊपर वाला उदाहरण देख रहे हैं, 1 2 3 4 ये एपी में है, क्योंकि इसमें 1 जोड़ा गया तो 2, इसमें 1 जोड़ा गया तो 3, इसमें 1 जोड़ा गया तो 4, निश्चित संख्या जोड़ने प्राप्त। इस सबको क्या कहेंगे? पद कहेंगे, है ना। जैसे ये भी पद है, ये भी। तो एपी के प्रथम पद को A1, तो अब शुरू में जो होगा तो क्या कहलाएगा? A1 कहलाएगा। दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 कहेंगे। इसी प्रकार से nवें पद को क्या कहते हैं? हम AN कहते हैं, है ना। अर्थात A1 A2 A3 A4 डॉट कहाँ तक? AN तक। तो ये क्या कहलाया? प्रथम पद कहलाया। ये क्या कहलाया? दूसरा पद कहलाया। ये क्या कहलाया? तीसरा पद, चौथा पद। तो लास्ट में है ना, तो इसको क्या कहते हैं? एनवां पद कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवां पद कहते हैं। अब हम देखें ना, पद हो गया ना, तो इसमें एन दिख रहा है, तो एन क्या है? तो एन संख्या है, एन पदों की संख्या है ना। तो जैसे पूछ देगा 5वां पद, तो एन का मान कितना हो जाएगा? 5। 20वां पद, तो एन का मान कितना हो जाएगा? 20। तो वो एन क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है कि कितना पद कहा जा रहा है। अब हम लोग जानेंगे सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, है ना। तो एपी में निश्चित संख्या जिसे जोड़ा या घटाया जाता है
को सार्वंतर कहा जाता है ना। इसे किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करता है। हमेशा याद करना है कि सार्वंतर को डी से सूचित करना है। और इसी जो निश्चित संख्या होती है ना, जिसको जोड़ जोड़ कर हम एपी बनाते हैं, उसी को सार्वंतर कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि 1 2 3 4 ये एपी में है ना। तो जब एपी में है तो यहाँ पे 1 में 1 जोड़कर 2 बनाया गया, फिर 2 में 1 जोड़कर 3 बनाया गया, फिर 3 में 1 जोड़कर 4 बनाया गया। ठीक है, तो ये निश्चित संख्या क्या जोड़ा गया? सब में 1 1 1 जोड़ा गया ना। तो जब ये 1 1 जोड़ा गया ना, तो यही संख्या क्या कहलाई? सार्वंतर कहलाई। तो यहाँ लिख देते हैं हम सार्वंतर बराबर कितना? 1 हो गया, है ना। तो फिर दूसरा उदाहरण है 2 4 6 8 10 हो गया, ये भी एपी में है ना। तो ये 2 में 2 जोड़ करके 4 बनाया गया, 4 में 2 जोड़कर 6 बनाया गया, 6 में 2 जोड़कर 8 बनाया गया। तो इसमें निश्चित संख्या क्या जोड़ा गया? 2। तीनों में 2 जोड़ा गया, तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा? इसका सार्वंतर हो जाएगा 2, है ना। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो एपी लाइन से बना हो ना, लाइन से हो, हाँ, उसमें जो निश्चित संख्या होगी ना, उसी को हम सार्वंतर कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि एपी 4 10 16 डॉट डॉट, है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 4 है ना, तो इसमें कितना जोड़ा गया? 6, तो ये 10 हो गया। ये 10 है ना, तो हम देख रहे हैं इसमें प्लस कितना जोड़ा गया? 6, तो ये 16 हो गया। तो इसमें निश्चित संख्या ही ना जोड़ा गया, ऐसा ही जो जोड़कर और आगे लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो इसका डी कितना हो जाएगा? सार्वंतर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग पीछे देखेंगे ना कि ये सार्वंतर निकालते कैसे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी तो हमको पता चल गया कि 4 10 16 दिया था, तो 4 में कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 6। 10 में कितना जोड़ेंगे कि 16 हो जाएगा, तो 6। लेकिन ऐसे ही कोई बड़ा बड़ा नंबर देते तो निकालने का तरीका अब हम लोग सीखेंगे, है ना। तो नोट में दिख रहा है कि यह धनात्मक भी होता है, यानी कि डी का वैल्यू प्लस में भी होता है, ऋणात्मक भी होता है यानी कि माइनस भी होता है, और शून्य भी होता है ना। ये जरूर याद रखना है कि ये वैल्यू जो होता है डी का मान, वो प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, और जीरो भी होता है, शून्य भी होता है। अब हम क्या करेंगे ना, जानेंगे कि डी कैसे ज्ञात कर रहे हैं, यानी डी ज्ञात करना। जो डी अभी हम लोग जानेंगे सार्वंतर, वो कैसे निकलता है ना। तो देखते हैं, कह रहे हैं कि यदि ए पी A1 A2 A3 A4 डॉट कहाँ तक? n पदों तक। n का मान 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर इसे दे दिया, जैसे अभी हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे यहाँ पे, तो D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, है ना। फिर D2 क्या होता है? A3 माइनस A2। अब ये तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे। D3 क्या होता है? A4 माइनस A3। चौथे में से तीसरे को घटाएंगे, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया? डी निकालने का सूत्र हो गया, यानी कॉमन डिफरेंस निकालने का ये सूत्र हो गया। तो ये जब पूछेगा ना कि एपी में है या नहीं, तो अब इतना निकालने की ज़रूरत है ना। अगर नहीं पूछता, सिर्फ डी पूछेगा कि कितना इसका अंतर है, तो बस एक वाला हम ये निकाल लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा। जैसे इसके लिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है एपी 4 10 16 18 डॉट डॉट दे दिया का सार्वंतर ज्ञात करें। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इससे तुलना करेंगे, इससे कैसे तुलना करेंगे? ये यहाँ शुरू में A1 है तो A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। हो गया ना। तो अब हमको पता A1 A2 A3 तो पता चल गया ना। तो हमको क्या निकालना है? D1 निकालना। तो D1 के लिए क्या होता है? A2 माइनस A1। अब यहाँ पे देखना है A2 का मान कितना है, यहाँ पे 10, A1 का मान कितना है 4, बराबर कितना आ गया 6।
फिर क्या करेंगे, D2 करेंगे। तो D2 के लिए क्या होता है, A3 माइनस A2। तो A3 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 16, A2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10। तो 16 में से 10 घटा देंगे तो 6। फिर उसी तरह D3, तो D3 के लिए क्या होता है A4 माइनस A3। तो A4 का वैल्यू कितना है 22। A4 का वैल्यू कितना है 22 और A3 का वैल्यू कितना है 16। तो ये कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखने को मिला ना कि सबका डिफरेंस क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इसी तरह से क्या निकालेंगे, D निकालेंगे हम, है ना। अगर AP में जांच करने के लिए कि AP में है या नहीं, तब ये निकालने की ज़रूरत है। तो सबका अगर डिफरेंस बराबर आएगा तो AP में है, और डिफरेंस बराबर नहीं है तो AP में नहीं होगा। तो उसके लिए इतना करना पड़ेगा। और सिर्फ पूछेगा ना कि AP का D क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, तो बस हम एक ये वाला निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सार्वंतर का व्यापक रूप। ठीक है, सार्वंतर का व्यापक रूप देखते हैं। तो सार्वंतर का व्यापक रूप जो होता है ना, वो D बराबर an माइनस an माइनस 1 होता है ना, या an प्लस 1 माइनस an होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखते हैं। इसके अनुसार D ज्ञात करने के लिए हम nवें पद में से an माइनस 1वां पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ n की जगह हम 5 रख देते हैं, तो फिर यहाँ पे 5 रखेंगे माइनस 1, तो ये 4 हो जाएगा ना। तो ये वाला हमेशा बड़ा होगा किससे, इससे, इसलिए 3 में से कम कर दिया गया है ना। या अगर इसको यूज करते हैं इसका अनुसार, तो D ज्ञात करने के लिए n प्लस 1वें पद में से nवां पद घटाया जाता है। अब यहाँ पे n का मान अगर 5 रखते हैं, तो यहाँ 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा, घटा कर प्राप्त कर सकते हैं हम D को। तो ये फॉर्मूला जो है ना, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, D निकालेंगे। इसका व्यापक रूप है। अगर n का मान हम 3 4 जो भी रखेंगे उसका अनुसार ही वैल्यू ये वाला आ जाएगा। ठीक है, जैसा अगर यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम कितना रखते हैं 2, तो ये A2 हो जाएगा ना। और फिर यहाँ 2 और माइनस में 1, तो A1 हो जाएगा ना। फिर अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो A3 और माइनस 3 में से 1 गया तो 2, तो A2 हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला आएगा इसके द्वारा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे AP का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। AP का व्यापक रूप में देखेंगे कि A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है ना। अगर हम यहाँ पे A का मान D का मान पता हो, अगर रखेंगे इस पर ना, तो हमको एक AP मिल जाएगा। ठीक है, जिसे AP का व्यापक रूप जनरल फॉर्म कहते हैं, जहाँ A क्या है प्रथम पद है और D क्या है सार्वंतर है ना। तो फिर कह रहा है ना कि इसे AP बनाने का सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसे AP बनाने का सूत्र, अगर A का वैल्यू दे दे, D का वैल्यू दे दे, है ना, आप पूछे कि इसका AP बनाएं, तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करके AP का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, यदि A बराबर 2 और D बराबर 2 हो तो AP बनाना है ना। तो हम जानते हैं कि AP का व्यापक रूप, तो AP का व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D होता है ना। अब क्या करेंगे, A और D का जो वैल्यू है ना, इसी में रखेंगे। तो A का मान कितना था 2, तो 2 रख दिए। फिर A का मान कितना था 2 और D का मान 2, तो 2 रख दिए। फिर A का मान 2 और 2, यहाँ गुना का चिन्ह है, कुछ नहीं है तो कौन सा साइन होता है, गुना का। तो 2 गुने और D का मान 2, फिर A का मान 2 हो गया, 3 गुने D का मान 2 हो गया। तो ये 2 का 2 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4। अब ये क्या करेंगे, 2 दूना 4 और प्लस 2 कितना हो गया 6। ये कितना हो गया 3 दूना 6 और प्लस 2 कितना 8। तो हमारा AP बन गया, है ना। इसमें भी हम क्या करेंगे ना, देखते हैं कि 2 में कितना जोड़ेंगे 4 आएगा 2, 4 में कितना जोड़ेंगे 6 आएगा 2, 6 में कितना जोड़ेंगे 8 आएगा 2। तो इसमें सब में क्या है, डिफरेंस बड़ा सेम है। तो जब डिफरेंस सेम होगा ना, तो ये क्या होगा AP में होगा। तो जब भी पूछा जाएगा AP का व्यापक रूप, तो वो होगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट होगा ना। तो ये कहाँ तक जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू
टी तक जाएगा, है ना। इसे एपी बनाने का सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। अब देख रहे हैं एपी के प्रकार। तो एपी के प्रकार में सबसे पहले हम जानेंगे क्या, परिमित एपी, है ना, फाइनाइट एपी। जिस एपी में पदों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित एपी कहते हैं। अभी हम जानेंगे निश्चित कैसे है। इसमें एक अंतिम पद होता है, अर्थात अंतिम पद के बाद डैश डैश का चिन्ह नहीं होता है ना। निश्चित का मतलब सबसे पहले समझते हैं, है ना। हम बोल रहे हैं ना कि गिनती लिखो, तो गिनती लिखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम गिनती लिखना शुरू करेंगे। अब कहाँ पे लिखेंगे उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बोल देते हैं कि 20 तक गिनती लिखो, है ना, तो अब फिक्स हो गया ना कि हमको 1 से लेकर के 20 तक लिखना है। तो वही इसमें पदों की संख्या निश्चित हो, तो जब हम गिनती लिखना शुरू करेंगे 1 से लेकर कहाँ तक, 20 तक, तो फिक्स हो गया ना, निश्चित हो गया ना कि हमको 20 तक लिखना है ना। तो वैसे एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, परिमित एपी कहते हैं। जैसे इसमें देखते हैं उदाहरण में 1 2 3 4 5 फिक्स हो गया कि कहाँ तक लिखना है, 5 तक लिखना है, इसके बाद हमको नहीं लिखना है ना। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा परिमित एपी कहलाएगा। फिर इसको देखते हैं 2 4 6 8 10 12, है ना, ये 12 के बाद लिखा गया है, नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये परिमित फिक्स हो गया कि हमको निश्चित संख्या तक लिखना है, निश्चित पद तक लिखना है, चाहे वो 5 पद हो या 10 पद हो या जितना भी हो ना। फिर अब कह रहा है ना 3 6 9 12 15 हो गया, इसके बाद भी तो नहीं, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमित एपी हो गया। फिर इसमें कह रहा है इसमें एक अंतिम पद होगा, अंतिम पद, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो होता है ना यही अंतिम पद होता है, ये लास्ट वाला जो है ना वही अंतिम पद होता है। तो परिमित एपी पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखेंगे कि इसके लास्ट में डैश डैश न हो। डैश डैश जब होगा तो परिमित एपी नहीं होगा, आज इसमें डैश डैश न होगा वो परिमित एपी होगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं अपरिमित एपी। जिस एपी में पदों की संख्या निश्चित न हो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। इसमें अंतिम पद नहीं होता। अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर कि उसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, लेकिन इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है। अब हम लोग ऊपर पढ़े थे अभी ना कि उसमें अंतिम पद होता है, इसमें अंतिम पद नहीं होता, अर्थात अंतिम पद के बाद डैश डैश का चिन्ह होता है। अब कैसे पता करेंगे हम, तो जिसके लास्ट में डैश डैश लगा रहेगा ना तो समझेंगे क्या है, अपरिमित एपी है, ठीक है। अभी बता रहे हैं हम कि जैसे में कि 1 2 3 4 लिख दिए, डैश डैश लगा लिया, इसका मतलब है ना कि हम कहाँ तक लिखेंगे इसको, ये अनंत तक है ना। तो इसका मतलब होगा कि ये अपरिमित है ना, 2 4 6 8 10 12, है ना, ऐसा अगर लिखते जाते हैं कहाँ तक लिखेंगे, इसका कोई अंत नहीं है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, अपरिमित एपी कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एपी का एनवां पद, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये, है ना। एनवां पद का मतलब क्या, एन निकालना है, अंतिम पद, ठीक है। तो देख रहे हैं, मान लीजिए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट एक एपी है ना, अंतिम एन तक है, जिसका प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है, डी है ना। तो इसको हम पहले लिखें कैसे, प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तो दूसरा पद क्या था, ए प्लस डी, है ना। तो ये डी दूसरा पद हुआ कैसे, तो हम लोग एपी बनाए तो उसमें जानते हैं कि प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ने पर दूसरा पद प्राप्त होता है, फिर दूसरा पद में सार्वंतर जोड़ने पर तीसरा पद प्राप्त होता है ना। तो इसमें सार्वंतर जोड़ दिया गया तो ए प्लस डी हो गया, तो दूसरा पद हो गया। ए प्लस डी में फिर सार्वंतर जोड़ेंगे तो हमको तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे कि दूसरा पद क्या है, ए प्लस डी, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो ए का ये रह गया, डी डी जोड़ेंगे कितना हो गया, 2D हो गया, ठीक है। अगर अगला पद निकालना हो तो फिर इसमें सार्वंतर को क्या करेंगे, सार्वंतर को जोड़ेंगे। तो चौथा पद निकालना है तो तीसरा पद में क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे, तो तीसरा पद क्या है, ये प्लस 2D, इसमें डी जोड़ देंगे तो ये ज्यों का त्यों रह गया, 2D और डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा ना। उसी प्रकार चौथा पद ये है, इसमें अगर हम डी जोड़ देते हैं तो हमको पांचवा पद मिल जाएगा। तो चौथा पद क्या है, ए प्लस 3D, इसमें कितना जोड़ेंगे, डी, तो ए का ये रह गया, डी 3D और डी जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4D हो गया, है ना। तो अब हमको देखने को मिला, अब हम लोग देख रहे हैं
कि यहाँ क्या है, a प्लस डी है ना। तो डी क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है, 1। तो इस 1 को हम 2 - 1 लिख सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ d नहीं है तो हम यहाँ पे 0 इंटू डी लिख दें और लिख करके इसको a प्लस 1 - 1 इंटू डी कर दें। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और 0 में डी से गुना करेंगे 0, सब 0 हो जाएगा। तो हमको सिर्फ क्या बच जाएगा, a बच जाएगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 है तो इस 1 को हम 2 - 1 कर सकते हैं ना। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, डी गुना करेंगे तो सिर्फ डी हो जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस 2d है तो इस 2 को हम लोग 3 - 1 लिख सकते हैं। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और d, a प्लस 2d हो जाएगा। a प्लस 3d को a प्लस 4 - 1 इंटू डी कर सकते हैं। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे है a प्लस 4d, तो a प्लस 4d को a प्लस 5 - 1 इंटू डी कर सकते हैं। 5 में से 1 सेपरेट करेंगे तो 4d आ जाएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं ना कि ए सब में तो ए है तो ये हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये क्या 1 2 3 4 5 क्या है, यही संख्या है ना, जो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, है ना, संख्या है। तो इस संख्या के कहाँ तक जाएगा नहीं पता है तो अनंत। तो इसके लिए क्या लिख दिया गया, n लिख दिया गया, n तक। हम माइनस में 1 तो है ही है तो माइनस में 1 आ गया, और यहाँ पे d। तो इससे निष्कर्ष निकला कि AP का nवां पद जो होता है ना, a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा AP का nवां पद मतलब कि an बराबर तो a प्लस n - 1 इंटू डी, जहाँ a क्या है प्रथम पद और d क्या है सार्वंतर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब हम nवां पद को कह सकते हैं कि प्रथम पद a और सार्वंतर d वाली एक AP का nवां पद है ना, अर्थात an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के द्वारा हम डायरेक्ट उस पद को निकाल सकते हैं जिसको पूछा जाए। जैसे AP दे देता है और पूछता है कि इसका 5वां पद बताइए, 20वां पद बताइए, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे a और d का वैल्यू और वही जो पद होता है ना 5वां और 10वां जो भी पूछता है वो n होता है, a n और d का वैल्यू रखेंगे तो हमारा वो पद निकल जाएगा। अब कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बातें नोट के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना an को AP का व्यापक पद कहते हैं, है ना। इसको अर्थात an इजकल टू a प्लस n - 1 इंटू डी होता है ना। ये याद रखना है, an बराबर इतना होता है, इसको AP का व्यापक पद या कहा जाता है ना। दूसरी बात कि an को l से भी सूचित किया जाता है। तो कहीं कहीं अगर an ना दे करके l दे देता है ना, तो l को हम लोग an ही समझेंगे। तीसरी बात an को AP का अंतिम पद कहा जाता है। कभी भी अगर कहीं जिक्र किया जाए अंतिम पद तो हम लोग उसको क्या समझेंगे, an समझेंगे, है ना। AP में m पद हो तो am लिखा जाएगा, n पद हो तो an लिखा जाएगा, x पद हो तो ax लिखा जाएगा, है ना। लास्ट में 5 नंबर पॉइंट है, n को पदों की संख्या कहते हैं। n क्या है, पदों की संख्या है ना। जैसे कि 5 पद 10 पद, तो 5 और 10 क्या है, वही n का मान है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं क्वेश्चन कि AP 10 12 14 16 डॉट डॉट का 14वां पद 11वां पद ज्ञात करें, है ना। तो ये AP दिया हुआ है ना, तो इससे इसका मतलब हुआ कि 10 12 14 16 ये जो दिया है ना डॉट डॉट, तो पूछ रहा है अगर ऐसे दो दो के अंतराल पे सब अगर लिखते जाते हैं तो डायरेक्ट 14वें नंबर पे क्या लिखाएगा और 11वें नंबर पे क्या लिखाएगा, यही निकालना है ना। तो वो ये नहीं पूछ रहा लाइन से लिखना है, ये पूछ रहा है कि 14वें नंबर पे कौन सा संख्या लिखाएगा, है ना, और 11वें नंबर पे कौन सी संख्या। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। दिया है AP
10, 12, 14, 16 डॉट डॉट। अभी देखिए यहाँ पे जैसे डॉट डॉट लगे थे, कौन सा एपी है ये? अपरिमित है, क्योंकि ये फिक्स नहीं ना है, ये निश्चित संख्या है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे दो वैल्यू निकालेंगे। तो एक तो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये याद रखना है कि जो शुरू में रहेगा ना वो प्रथम पद होगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद। प्रथम पद में क्या है? ए। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 10। इसके बाद हमको चाहिए सार्वंतर, है ना। ये हो गया हमारा सार्वंतर। तो सार्वंतर को क्या कहते हैं हम? डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो ये देखिए, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये A3, A4 हो गया ना। तो A2 माइनस A1 कह रहा है। तो A2 का मान कितना है? 12। A1 का मान कितना है? 10। तो 12 में से 10 घटा देंगे, कितना निकल गया? 2। तो हमारा डी का वैल्यू कितना निकल गया? यहाँ पे 2 निकल गया। अब पूछ रहा है कि कौन सा पद? 14वां पद। तो ये 14वां पद कह रहा था, n का मान कितना है? 14, है ना। तो चूँकि हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो हमको डायरेक्ट 14वां पद पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे A14, जहाँ जहाँ n वहाँ 14 लिख देंगे। a का मान कितना है यहाँ पे? 10। फिर n का मान कितना है? 14 माइनस 1, और d का मान कितना निकला है यहाँ पे? 2। तो ये हो जाएगा A14 बराबर, ये हो जाएगा 10 प्लस 14 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 13, और गुने 2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा A14 बराबर, ये हो जाएगा 10 प्लस 13 दूना कितना हो गया? 26। इसलिए A14 बराबर, तो अब 10 और 26 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? ये 36। तो हमारा यही आंसर हो गया ना। तो इसका मतलब हुआ कि 10, 12, 14, 16 करके लिखेंगे ना, तो 14वां नंबर पे क्या लिखाएगा? 36 लिखाएगा। इसी प्रकार से फिर पूछ रहा है कौन सा? 11वां पद। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 11वां पद। तो n का मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, है ना। तो चूँकि फिर जानते हैं हम कि an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d। तो अब ये हो जाएगा an। तो an का मान कितना? 11। a का मान कितना? वही ऊपर जो निकला था वो 10, और n का मान 11 माइनस 1, d का मान कितना? 2। मतलब कि उसी प्रथम पद और सार्वंतर पद, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें ना, 14वां पद और 11वां पद, ठीक है। ये हो जाएगा A1 बराबर, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे, 11 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 10। ये हो जाएगा 2। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा? A11 बराबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। अब ये हो जाएगा हमारा A1 बराबर, A11 बराबर 20 और 10 कितना हो गया? 30। इसलिए A11 बराबर कितना हो गया? 30। तो हमारा 11वां पद कितना निकल गया? 30 निकल गया। यही हमारा सॉल्यूशन हुआ। यानी कि जो पद पूछे, है ना, तो डायरेक्ट हम an के अंतिम पद यानी कि व्यापक रूप का सूत्र लाकर हम उसको निकाल सकते हैं।